हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फिफ्थ चैप्टर। इसकी हमने 2 वीडियो बना ली है। उसमें हमने जो ये पिछले की थ्योरी है वो सारी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं है देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखना, फिर इस थर्ड वीडियो पे आना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिस और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की मेथड्स क्या है क्लासिफिकेशन के। हमने कलेक्शन के भी पढ़ लिए, यहाँ पे हम किसके पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे। फैक्ट्स इन वन क्लास डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अनदर क्लास। जो फैक्ट्स या डाटा है वो क्या है, एक क्लास से दूसरी क्लास क्या करता है, डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू सम करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वो क्या करता है, डिफरेंट होता है, इसके हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द यूजुअल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं कि जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो हम किस बेसिस पे करते हैं, लोकेशन के बेस पे। व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशन देन सच ए क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन किसके बेस पे की जा रही है, यहाँ पे लोकेशन के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, if the students are grouped according to the college they belong or when the quantity of wheat produced in different state, कि कॉलेज अगर हम स्टूडेंट्स का कर रहे हैं ग्रुप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलेज जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब लोकेट हैं कॉलेज, ठीक है। या फिर किसी क्वांटिटी ऑफ वीट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे करेंगे कि कहाँ जो वीट है वो कहाँ प्रोड्यूस की जा रही है, डिफरेंट स्टेट इज प्रेजेंटेड, ठीक है। वी से दैट दीज आर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जा रही है, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में भी प्रेजेंटेड। अब हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हमें थ्योरी आ जाती है इस चैप्टर की और ये आ जाता है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम इस मेथड को तो क्लासीफाई मतलब एक्सप्लेन करके ही आएंगे, साथ में एग्जाम्पल भी दे देंगे। अगर यहाँ पे ये 7-8 लाइन का है तो हम 2-3 लाइन का एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है कि क्वेश्चन को हमने 6 या 7 पेजेस में करना होता है, ठीक है। तो हम ताकि हमारा कोई भी पॉइंट ना रहे और हमारा क्वेश्चन भी वेल प्लान से हमारा अटेम्प्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जितना हमें लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉपर है, ठीक है, उतना ही हम उसको दिखा देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो हमने एक बता दिया कि जो प्रोडक्शन हो रही है वीट की, उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ हो रही है, ठीक है, पंजाब में इतने करोड़ की हो रही है, मध्य प्रदेश में इतने, बिहार में, हरियाणा में और अदर स्टेट्स जो बच गए हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास इतनी हो रही है। इसके बाद अब क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में हो रही है, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे ईयर्स हम रख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा, लोकेशन, स्टेट्स वगैरह, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ईयर रखेंगे। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल। मतलब कि 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे। अब जैसे हमने क्या करना है, इस टाइप में हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है इंडिया की, ठीक है, कि 2010 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 11 में कितनी थी, 12 में कितनी हो गई, 13 में कितनी हो गई, 14 में कितनी हो गई, 15 में कितनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने ईयर्स ले लिए, 1911, 1921, 1931, ठीक है। पॉपुलेशन ले ली कि 1911 में इतनी थी, 1921 में इतनी थी, 1931 में इतनी थी, ऐसे से करके 1961 में इतनी थी, 1971, 1981, फिर हमने 2021 का ले लिया ये, ठीक है। अब हमारे पास पता चल रहा है ना कि 2021 में ही अभी पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड सेकेंड पॉइंट भी हो गया हमारा, सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। किस बेसिस पे किया जाता है, इन रिस्पेक्ट टू कंडीशन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू ए कंडीशन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट फैकल्टी इन ए यूनिवर्सिटी में बी प्रेजेंटेड इन ए फॉलोइंग मैनर, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किस बेसिस पे हम कर रहे हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़।
जैसे कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने 1000 हैं, इकोनॉमिक्स के कितने हैं, इतने हैं, साइंस के कितने हैं, इतने हैं, और आर्ट्स के कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, तो हमें इस डाटा से भी पता चल रहा है कि हमारे जो स्कूल में या फिर कॉलेज में कॉमर्स के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो हमने एक रिजल्ट निकाल लिया ना कि कॉमर्स के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंडीशनल क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी पता चल रहा है हमें क्वालिटी से ही, तो हम किस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे, ब्यूटी, ऑनेस्टी, लिटरेसी, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन क्वालिटीज़ क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासिफाइड। हम डाटा को किस बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सच एज ब्यूटी, ऑनेस्टी, लिटरेसी, सेक्स, रिलीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट। अगर हम सिर्फ एक सिंगल ब्यूटी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिर्फ हमने एक एट्रीब्यूट लिया है, एक क्वालिटी ली है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स इज ए सिंपल क्लासिफिकेशन, कि मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल क्लासिफिकेशन। अब है हमारे पास सेकंड, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड क्या है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। जब हमें क्या दी हुई है, 2 एट्रीब्यूट्स गिवन है, सच एन एम्प्लॉयमेंट एंड सेक्स। यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, या फिर मेल है या फीमेल है। ठीक है, जब हम इन बेसिस पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 फोल्ड या डिकोटोमस क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 फोल्ड या डिकोटोमस क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास क्या है, इफ़ we further divide the data on the basis of some more attributes so as to form several classes, then this type of classification is called manifold classification। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने कौन सी पढ़ी है, सिंपल क्लासिफिकेशन। सेकंड हमने डिकोटोमस, जिसमें हम 2 वेरिएबल को यूज़ करते हैं, 2 क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम मोर एट्रीब्यूट्स, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड एट्रीब्यूट्स या फिर क्लासिफिकेशन। The grouping with respect to manifold classification is represented as under। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ से समझ लेते हैं। हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, हमने उसको किस में डिवाइड कर दिया कि मेल होगी या फीमेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मेल और फीमेल को भी हमने क्या कर दिया कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, ये डिकोटोमस या फिर 2 फोल्ड। ठीक है, डिकोटोमस या 2 फोल्ड। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड हैं वो भी हमने देख लिया कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो मैरिड है या अनमैरिड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं वो भी मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं। ठीक है, एजुकेटेड फीमेल्स हैं जो वो मैरिड कितनी हैं, अनमैरिड कितनी हैं, अनएजुकेटेड फीमेल्स है जो मैरिड कितनी है और अनमैरिड कितनी है। तो ये हमारे पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 2 हो गया, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, मैनीफोल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप होगी हमारी, ये सेकंड टाइप होगी, ये क्या हो गई हमारे पास, थर्ड टाइप। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास देखो क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव तो आता ही है। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या है, इफ़ द डाटा इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि वेट, हाइट, इनकम। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल से पता चल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन होगी वो नंबर के बेस पे होगी। ठीक है, हाइट को हम ऐसे तो करेंगे नहीं, हाइट को हम किस बेसिस पे करेंगे, 160 to 164। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स। कि हमने किस बेसिस पे किया है कि जो हाइट्स हैं बच्चों की वो किस ग्रुप के अंदर आ रही है। तो हाइट्स इन सेंटीमीटर हमने ले लिया कि 160 से 164 तक की हाइट 122 बच्चों की है, 164 से लेके 168 तक की हाइट 252 बच्चों की है, 168 से लेके 172 तक कितने बच्चों की है, 410 की, 172 से लेके 176 तक कितने बच्चों की है, 84 की,
176 से लेके 180 तक कितने बच्चों की है? 8 बच्चों की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। और जब हम मेल्स एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेसिस पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे? क्वालिटेटिव। अब जो नंबर्स है, हाइट है, अब मान लो इस साल हाइट बच्चे की 5 फुट है, तो ऐसा तो है नहीं अगले साल वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगर उसकी एज बढ़ने की है तो वो क्या होगा? वेरिट करेगी ना उसकी हाइट। तो जो हाइट है या फिर जो हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो एक टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट क्या है? एक वेरिएबल है। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म वेरिएबल। तो हमें क्या पता चलना चाहिए? पहले तो वेरिएबल होता क्या है। तो अब सबसे पहले इस बेसिस पे वेरिएबल, द टर्म वेरिएबल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी। जो वेरी मतलब चेंज होते रहना। ठीक है, विच मीन्स डिफर और चेंज, जिसका मतलब क्या है? डिफर होते रहना और चेंज। हैंस वेरिएबल मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफर और चेंज। वेरिएबल का मतलब पता चल गया। अब द डिफरेंस में बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम्स, प्लेस और टाइम। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो किस बेसिस पे होगा? इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, आइटम्स क्या है, प्लेसेस क्या है और टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ डिफरेंट, कि जो प्राइस है, मान लो प्राइस किसका ले रहे हैं हम? इस बुक का ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बुक है जो 10% के डिस्काउंट पे बिक रही है, कहीं पे यहाँ 15% के डिस्काउंट पे, इस टाइप से। ठीक है, या फिर कोई एक दूसरा प्रोडक्ट लेके देख लो आप। ठीक है, किसी एक कंट्री में जहाँ वो ज़्यादा बन रही है तो वहाँ पे उसका प्राइस कम होगा, जहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी है जहाँ पे कम है तो वो वहाँ पे उसका प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वो किस बेसिस पे होगा? इंडिविजुअल के बेसिस पे, आइटम्स के बेसिस पे, प्लेस और टाइम के बेसिस पे। प्राइस क्या होता है? डिफरेंट कमोडिटी का डिफरेंट होता है। तो प्राइस क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, अगर सेम कमोडिटी ले रहे हैं वो भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। इन डिफरेंट शॉप और प्लेसेस, की अलग अलग दुकान का, जैसे मैंने बताया कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, कोई थोड़ा कम में भी काम चला लेता है। प्राइस वेराइज विद रिस्पेक्ट टू शॉप और प्लेस। प्राइस क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है किस किस के बेसिस पे? शॉप और प्लेस के, कि शॉप कौन सी है, कहाँ पे प्लेस्ड है वो। ठीक है, सिमिलरली इंटेलिजेंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वेराइज। जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इंटेलिजेंस से भी क्या होती है? वेराइज होती रहती है। इंटेलिजेंस भी क्या है? वेरिएबल है। हो सकता है एक टाइम पे एक बंदा इतना इंटेलिजेंट है बट बाद में वो क्या हो जाता है? कम इंटेलिजेंट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए? 2 टाइप के। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। तो सबसे पहले है डिस्क्रीट वेरिएबल, ए वेरिएबल विच कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ इन ए गिवन रेंज। जो कि क्या करता है? एक रेंज के अंदर नहीं रखता है, इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल जो कि एक जैसे इन्होंने गिवन रेंज बना दी ना, इस रेंज के अंदर इतने बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होता हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल में। जैसे कि एग्जांपल, द नंबर ऑफ रूम्स इन ए हाउस कैन मेक ओनली इंटीजर वैल्यू। अब जो हमारे पास एग्जांपल है जैसे, तो यहाँ पे अगर 160.1 भी होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा होगा हमने, क्योंकि 160 तो हम लेते नहीं, चलो 160.1 है ना जो, वो भी हमने इसके अंदर क्या कर रखा होगा? ले रखा होगा। यहाँ पे देखो, लेकिन डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता कि जो हमने क्या लिया था यहाँ पे? नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस, ओनली इंडिविजुअल वैल्यू हो सकते हैं ना, कि 1 रूम है, 2 रूम है, 3 रूम है, 4 रूम है। यहाँ पे हमारे पास ये तो नहीं हो सकता कि 1.5 रूम है। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको हम इन पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। अब इन एक फैमिली इफ देर आर 2 चिल्ड्रन एंड मोर 1 चाइल्ड बर्थ देन द टोटल वुड बी 3। अगर 2 बच्चे हैं पहले से ही और एक बच्चे ने और जन्म ले लिया तो 3 बच्चे हो गए ना। तो हम इसको ये तो नहीं लिखेंगे 2 और 1/4, 2 1/2। ठीक है, इट कैन नॉट टेक फ्रैक्शनल वैल्यू, इसके अंदर क्या नहीं होती? फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या है? द वेरिएबल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल आर डिस्क्रीट वेरिएबल। जो ये टेबल दी है हमें वो क्या है? कि डिस्क्रीट वेरिएबल है, जिससे हमें बता दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी यहाँ पे बता दिया हमें नंबर ऑफ फैमिलीज, कि एक बच्चे की कितनी फैमिलीज़ के अंदर है? 80 फैमिलीज़ के अंदर, कि 80 फैमिली ऐसी है जहाँ पे सिर्फ एक बच्चा है, एक चाइल्ड है। 53 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 2 बच्चे हैं। 25 फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। 5 फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पे 4 बच्चे हैं, और 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 5 बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ इन गिवन रेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल।
क्या बना देते हैं हम, एक रेंज बना देते हैं। हाइट ऑफ द बॉयज़ इन ए कॉलेज कैन बी 5 फुट एंड 3 इंच, 5 फुट एंड 4 इंच, इस टाइप से हमने बना दिया। तो जो यहाँ पे इन्हीं के अंदर इंक्लूड होगा ना ये, तो यहाँ पे द कंटिन्यूस वेरिएबल में टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ बिटवीन द टू कंप्लीट नंबर, टू कंप्लीट नंबर्स के बीच में, 2 और 3 के बीच में जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है। From the above table, we can see that there are 35 students whose weights lies in the range of 50 to 52। ठीक है, 35 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से लेके 52 तक लाई कर रहे हैं वेट। These weights may be any fractional value, कि ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का 50.5 हो, 51.3 हो, 51.9 हो, तो इसी के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग रो डाटा। रो डाटा को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वे हैं। ठीक है, द रो डाटा और न्यूमेरिकल डाटा। रो डाटा में हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह होता है, बस डिस्क्रीट सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। एन इंडिविजुअल सीरीज़ और एन एरे इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ रो डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड। हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और इनको सीरियल नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये हमें देख, फॉर एग्जांपल कंसीडर द रो डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इन क्लास ए आउट ऑफ 50। 8 बच्चों के हमने मार्क्स लिख दिए कि एक बच्चे के 30 आए, एक बच्चे के 25 आए, एक बच्चे के 33 आए, इस टाइप से। ठीक है, देन द इंडिविजुअल सीरीज ऑफ अबव डाटा कैन बी गिवन इन फॉलोइंग वे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मार्क्स। तो हमने क्या करा, जितने बच्चे मतलब फर्स्ट नंबर पे उस बच्चों के लिए जो बिल्कुल कम थे। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको अरेंज कर दिया, या फिर सबसे पहले नंबर पे हाईएस्ट रख दो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे टेबुलर अरेंजमेंट्स होता है ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, द नंबर ऑफ टाइम्स इन ए वेरिएबल इज रिपीटेड। हमारे जो नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 25 सिर्फ एक बार दिया है ना, ठीक है, 33 सिर्फ एक बार दिया है, 35 सिर्फ एक बार दिया है, अगर ये रिपीट हो जाते तो डिस्क्रीट बन जाते हैं। ठीक है, ये रिपीट होते तो डिस्क्रीट बन जाते। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 2 3 3 5 5 5, तो हम लिख देंगे ना, 2 नंबर है जो वो 2 बार आए हैं, 3 नंबर है जो वो 2 बार आए हैं, 5 है जो 3 बार आए हैं। इस तरीके से हम अपनी बनाएंगे टेबल। ठीक है, देन वी यूज़ दैट वेरिएट 2 इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, 3 इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, 5 इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स। दस वी से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज़ 2। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज़ 2, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 की 2। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े कैपिटल एन से। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी थी, 2 एंड 2 और 3, 2 और 2 4, 4 एंड 3 7। तो यहाँ पे हम नंबर्स को गिन के देखेंगे तो वो भी हमारे कितने बनते हैं, 7। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, 2 + 2 + 2, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 7 हमारी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है जो एक काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं उसके, मतलब क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले है डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनग्रुप्ड और एक है ग्रुप्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। उसके अंदर ये डिस्क्रीट अनग्रुप्ड होगी और ये ग्रुप्ड होगी। ठीक है, ग्रुप्ड भी 2 तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक क्या होगी, कंटिन्यूस। क्या होगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, जो ये आगे के जो टॉपिक हैं चारों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कंटेंट को पढ़ सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।